Hello student, my name Karudesh Kumar Maurya. Today we will discuss about glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर ग्लाइको का मीन्स क्या होता है? ग्लाइको का मीन्स होता है ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स क्या होता है? स्प्लिटिंग। ठीक है, जनरली ये जो रिएक्शंस है ग्लाइकोलाइसिस जनरली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म और ये कॉमन होती है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जैसे मैं बात करता हूँ, डिस्कस कर रहे हैं जैसे हम एक सेल के बारे में। जैसे कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल का क्या हो गया? ये साइटोप्लाज्म है। तो इसी साइटोप्लाज्म में ही, सेल के साइटोप्लाज्म में ही इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। जो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा मीन्स यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज को और फॉर्मेशन होगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का। तो आप क्या बोल सकते हो? कहाँ पर हो रही है? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शंस होती हैं और क्या होता है यहाँ पर? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल पायरुविक एसिड या 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही कॉमन होती है। तो पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, कॉमन इन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकराइड है। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकराइड है जो कितने कार्बन का होता है? 12 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? 12 कार्बन का। और एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ये ब्रेकडाउन होता है किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही ये पॉइंट क्लियर किया स्टूडेंट, ये क्या है? डाइसैकराइड है। तो डाइसैकराइड से इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से 2 मोनोसैकराइड में ब्रेक हो रहे हैं। तो ये ग्लूकोज आपका क्या होगा? ये भी मोनोसैकराइड हुआ और ये भी क्या है? मोनोसैकराइड है। तो दोनों मोनोसैकराइड कितने कितने कार्बन के होंगे? ये हुए 6 कार्बन के और ये भी कितने कार्बन के हो गए? 6 कार्बन के। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हम क्या देखेंगे? हमको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है। तो सबसे पहले हम इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। ठीक, देखो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा उसमें फर्स्ट स्टेप क्या आएगी? ये ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ब्रेकडाउन होगा, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इस ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होने के लिए एक एटीपी एनर्जी का यूज होगा। मतलब एक एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यही एटीपी जो यूज हुई है
इसका जो फॉस्फेट निकला है इस ग्लूकोज के 6 नंबर पर जाकर क्या हुआ, बाइंड हो गया। नेक्स्ट, ग्लूकोज का आइसोमर कौन होता है, फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट होंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो यहां पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है आइसोमरेज। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, यहां पर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको बोलते हैं पीएफ के शॉर्ट फॉर्म में, यूज करेगा। एक एटीपी एनर्जी का यूज होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक होगा और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, ये जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है इस ग्लाइकोलाइसिस का पेसमेकर होता है। और उसके बाद ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो बना है ना, यहां पर जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था तो 1,6 बाइफॉस्फेट में जो कन्वर्ट हुआ है, ये जो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ है और जो ये फॉस्फेट निकला है वही फॉस्फेट इसके 6 नंबर पर जाकर क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या आती है, नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, ये फ्रक्टोज, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने नंबर ऑफ कार्बन में कोई भी चेंजेस नहीं किए। जैसे हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज ये कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का है, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। यहां से यहां तक स्टेप में आने में अभी भी नंबर ऑफ कार्बन्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम क्या देखेंगे, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं 3PGL, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, और DHAP भी कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो ये क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, किसकी हेल्प से, आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। देखो ग्लूकोज था 6 कार्बन का, अब 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में ये चेंज हो गया है। तो पहले हम इन 3 कार्बन का ब्रेकडाउन करेंगे, फिर इस 3 कार्बन का ब्रेकडाउन करेंगे। तो देखिए यहां पर 3PGL, ये जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो स्टेप आती है, ये जो 3PGL है ये कन्वर्ट होता है 1,3/PGA में। 3PGL से 1,3/PGA में कन्वर्ट होने के लिए यहां पर ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस का NADH प्लस H+ में। समझने वाली बात क्या है, यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मीन्स क्या है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्जन होता है तो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का, ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो 3PGL से 1,3/PGA के कन्वर्जन में यहां पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, अब 1,3/PGA नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट होगा 3PGA में। ये जो 3PGA में कन्वर्ट हो रहा है, देखो 1,3/PGA से 3PGA में कन्वर्ट होने में यहां पर प्रोडक्शन होगा
एटीपी का। तो यही वो पॉइंट है जहां पर हमें एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी होगी। और यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फास्फोग्लिसरोकाइनेज। ठीक है, अब देखो 3PGA में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 3PGA किस में कन्वर्ट होंगे बेटा? 3PGA कन्वर्ट होंगे 2PGA में। किसमें? 2PGA में। तो 3PGA को 2PGA में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एंजाइम कौन से आएंगे? वो एंजाइम का नाम है फास्फोग्लिसरोम्यूटेस। और यहां से 3PGA से वापस से यहां पर डिहाइड्रेशन होगा, H2O निकलेगा बाहर और ये एंजाइम यूज होगा इनोलेज। ये कन्वर्ट हो जाएंगे फास्फोइनॉल पायरुवेट, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं पेप। ये भी कितने कार्बन का हुआ? 3 कार्बन का हुआ। अब फास्फोइनॉल पायरुवेट से क्या हमको बनाना है? फास्फोइनॉल पायरुवेट से बनाना है पायरुविक एसिड। क्या बना रहे हैं हम? पायरुविक एसिड। जब फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनेगा, इस टाइम जो एंजाइम यूज हो रहे हैं वो है पायरुवेट काइनेज। और यहां पर हमें एक एटीपी डायरेक्ट गेन होगी, मेन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन यहां पर होगा। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो 3PGL था इसके 1 मोल हमने लिए, 3 कार्बन से हमने 1 मोल यहां पर पायरुविक एसिड बनाया है। मतलब पायरुविक एसिड के 1 मॉलिक्यूल्स बने हैं। जब हम 3 कार्बन से एक बार पायरुविक एसिड बना रहे हैं, मतलब 3PGL से 1 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, ये जो आइसोमरेज होता है ये इंटरचेंजेबल होता है। मतलब ये DHAP फिर से चेंज हो जाएगा किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। इस कंडीशन में 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 6 मॉलिक्यूल हो गए। तो अगर हम इस रिएक्शन को यहां से 2 बार चला रहे हैं तो 2 NAD प्लस कन्वर्ट होंगे 2 NADH में और 2 × 3PGL होगा। और उसी टाइम 2 ADP 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से 2 ATP बनेगी। और यहां पर जो मॉलिक्यूल होंगे कितने होंगे? 2 होंगे 1,3-PGA के। और यही कन्वर्ट होंगे किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे 3PGA में। और 3PGA से फिर 2PGA के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होगा और 2 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? फास्फोइनॉल पायरुवेट। और जनरली फॉर्मेशन होगा 2 ATP का डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में। और हमारा जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, तो मैंने पहले ही बोला था ग्लूकोज का एक पार्शियल ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। ये जो स्टेप्स होती है टोटल 10 स्टेप प्रोसेस है। यहां पर 3 स्टेप्स जो होती है इरिवर्सिबल होती है। वो जनरली कई बार नीट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हुई। सेकंड क्या हुई? जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और लास्ट जब फास्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो स्टेप होती है क्या होती है? इरिवर्सिबल की स्टेप होती है। अब देखिए कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसके एटीपी के, नंबर ऑफ एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि इन ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में टोटल एटीपी यूज कितने हुए हैं। अगर मैं एनर्जी का कैलकुलेशन करूं तो एनर्जी कैलकुलेशन में आप क्या बोलोगे? एनर्जी कैलकुलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, देखो जब एटीपी लॉस कहां पर हुआ था? सबसे पहले एटीपी का लॉस कहां पर हुआ?
एटीपी लॉस कहाँ पर हुआ, जब ग्लूकोज से कन्वर्ट किसमें हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सेकंड, जब फ्रक्टोज कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में। ठीक है, तो एक एटीपी का लॉस हुआ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हो रहा है, तो एक एटीपी का लॉस यहां हो रहा है, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, एक एटीपी का लॉस यहां पर हो रहा है। अब एटीपी का गेन के बारे में बात करें हम, तो मतलब एनर्जी गेन कहां पर हो रही है, एटीपी गेन कहां पर हो रही है। पहली बात तो ये जो है देखिए, एक प्रोसेस थी जब 3PgL कन्वर्ट किसमें हुआ था, 1,3/PGA में, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ था, क्या NAD प्लस कन्वर्ट हुआ था NADH प्लस H प्लस में। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इस पार्ट को ETS में पढ़ते हैं कि NADH2 के ऑक्सीडेशन से हमको 3 ATP गेन होती है। 3 ATP यहां पर तो गेन हो गई, अगर हम कंडीशन रखेंगे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन की। लेकिन दूसरा कहां पर हुआ था, जो सबस्ट्रेट लेवल था, कब 1,3/PGA जब कन्वर्ट हुआ था किसमें, 3PGA में। तो इस टाइम हमको एक ATP गेन हुई थी जब एक बार साइकिल चलाए थे। तो ये साइकिल कितनी बार चलती हैं, 2 बार चलती हैं। तो कितने एटीपी यहां पर गेन हुए, 2 एटीपी हमको मिलेंगे जब 1,3/PGA 3PGA में कन्वर्ट होगा। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपकी, जब नेक्स्ट प्रोसेस है जब फास्फोइनल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हुए थे, पायरुविक एसिड में। तो यहां पर 2 एटीपी हमको मिले थे। ये जो प्रोसेस होती है दोनों, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्योंकि ये जो एटीपी है डायरेक्ट गेन हो रही है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या देखते हैं यहां पर, टोटल गेन ऑफ एटीपी। तो टोटल गेन ऑफ एटीपी किसमें, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कितनी हो रही हैं, टोटल गेन हो रही हैं आपकी 10। ये 3 यहां की हो गई और 4 यहां की हो गई, टोटल गेन हो रही हैं 10। और अगर आपसे बात किया जाए नेट गेन ऑफ एटीपी, तो नेट गेन ऑफ एटीपी में क्या बोलोगे, एक तो टोटल गेन कितने हो गए 10 हुए, और शुरू के लॉस कितने हुए थे 2। तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितनी होती है, 8 एटीपी होती है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशंस में बता रहे हैं, नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा किसमें, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। अगर ये कंडीशन एनारोबिक में लेते हैं तो नेट गेन ऑफ एटीपी होता है 2 एटीपी। अब ये जो पायरुविक एसिड है इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, फिर चलती है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिंक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के।